सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज घरेलू आय के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको जो है राष्ट्रीय आय क्या होती है इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो है उस वीडियो को देखकर आइए, क्योंकि उस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आज ये घरेलू आय का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे पहले उस वीडियो को जो है ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि भाई घरेलू आय जो है आखिर क्या होती है, आखिर घरेलू आय का जो कॉन्सेप्ट है ये राष्ट्रीय आय से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है आपको एक एक चीज़ को समझना है। घरेलू आय के सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करते हैं, पहले अगर हम थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि भाई घरेलू आय जो होती है ना, एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक साल के अंदर अंदर एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी कारक आय को अर्जित किया जाता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है घरेलू आय का जो है नाम दिया जाता है। आप चाहो तो इसके अंदर एक लाइन को और जोड़ सकते हो कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखी है कि घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, चाहे वह सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई हो या गैर निवासियों द्वारा। आप चाहो तो इसके आगे ये लाइन भी जोड़ सकते हो, चाहे वह सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई हो, सामान्य निवासियों, चाहे वह सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई हो, अर्जित की गई हो, अर्जित की गई हो या गैर निवासियों द्वारा, या गैर निवासियों, या गैर निवासियों द्वारा। ये भी लाइन अगर आप इसके अंदर जोड़ना चाहते हैं तो ये भी लाइन आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो प्रॉपर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ होती है, चाहे वो सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई हो या वो गैर निवासियों द्वारा। जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट समझाया था, बिल्कुल आपको यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट को समझना है। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे वो है आपका एक लेखा वर्ष। के एक लेखा वर्ष जो है ये आपका क्या होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, इसको लेखा वर्ष कहते हैं। होते दोनों में 12 महीने ही हैं, ठीक है, चाहे हम कैलेंडर ईयर की बात करें चाहे इस वाले की बात करें, होते 12 महीने ही हैं, लेकिन इसका हैप्पी न्यू ईयर और एंडिंग अलग डेट को होती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो वर्ड है वो है कारक आय क्या होती है। तो कारक आय मैं आपको उससे राष्ट्रीय आय से प्रीवियस वीडियो में राष्ट्रीय आय कारक आय हस्तांतरण आय बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। कारक सेवाओं के बदले में, कारक सेवाओं के बदले में जो भोक्ता क्षेत्र को जो आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है कारक आय कहते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उस वीडियो को देख कर आइएगा प्लीज़, वरना ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब आपको जो है कारक सेवाएं क्या होती है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम, और कारक आय क्या होती है, जैसे भूमि के बदले में किराया, श्रमिक को जो है मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, तो इन सबको कारक आय कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है, कारक आय क्या होती है ये आपको समझ में आ चुका है। आपको अगर घरेलू आय को समझना है तो आपको इसके लिए सिर्फ एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसका नाम है घरेलू सीमा। अगर आपको घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको घरेलू आय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक लेखा वर्ष क्या होता है ये हमने समझ लिया, कारक आय क्या होती है ये हमने समझ लिया। अब हमें समझना है घरेलू आय क्या होती है, और उसके बाद मैंने एक लाइन और यहाँ पे लिखी थी, सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई हो या गैर निवासी द्वारा। तो इससे प्रीवियस क्लास में अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई राष्ट्रीय वाली वीडियो देख के आइए, क्योंकि मैं आपको जो है वहाँ पे बहुत ही डीप से किस बंदे को सामान्य निवासी कहते हैं और किस बंदे को गैर निवासी कहते हैं
ये इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ एक एक एग्जाम्पल देके। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सामान्य कौन होता है और गैर निवासी कौन होता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपको पता है तो यहीं पे रहिए कंटिन्यू, और नहीं पता तो भाई ये पहले उसको देख के आइए, इसको यहीं पे क्विट कर दीजिए। तो भाई मुझे एक लेखा वर्ष पता है, कारक आय पता है, मुझे जो है सामान्य निवासी भी पता है कि वो बंदा जो कि 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए किसी देश में निवास करता है और उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में होती है, वो सामान्य निवासी होता है जो ये दोनों कंडीशन को पूरी कर दे। और जो इन दोनों कंडीशनों को पूरी नहीं करे वो भाई कौन होता है, वो गैर निवासी होता है। तो ये 3 वर्ड तो मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या समझना है, मुझे यहाँ पे समझना है घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप जरा यहाँ पे समझेंगे। घरेलू सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया के उस क्षेत्र से है जो घरेलू आय का सर्जन करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो आपने पढ़ लिया होगा, तो आपके ऊपर से चला गया होगा। तो ये आपको एक जरा एग्जाम्पल से समझना है। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जो आपको घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, घरेलू सीमा का मतलब क्या है। देखो घरेलू सीमा का मतलब है कि भाई मान लीजिए ये जो है ये आपका जो है भारत है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भारत, ये पूरा का पूरा जो भारत है, भारत का नक्शा कह सकते हो, ठीक है। भारत का नक्शा जो है ये पूरा का पूरा जो भारत का जो मानचित्र है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मानचित्र। ये तो भारत की घरेलू सीमा है ही है, पूरा का पूरा, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है भारत की घरेलू सीमा है, जो भारत का पूरा नक्शा है। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो भारत की घरेलू सीमा के अंदर काउंट करी जाती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपको ज़रा यहाँ पे सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या समझना है, यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भारत का दूतावास, मैंने ये लिख दिया, अमेरिका में भारत का दूतावास। मैंने बोला जो पूरा भारत का मैप है वो तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो भारत की घरेलू सीमा के अंदर शामिल की जाती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। तो मैं यहाँ पे लिखा कि अमेरिका में भारत का दूतावास। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर एक बिल्डिंग है जो कि किसकी होगी, जो बिल्डिंग है वो होगी भारत की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दूतावास, अम्बेसी कहते हैं इसको इंग्लिश में। और यहाँ पे ये बिल्डिंग के अंदर एक बंदा होगा जो कि इंडिया से ही गया हुआ होगा, जिसको हम इंडियन एम्बेसडर बोलेंगे। वो क्या करने गया है वहाँ पे, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गया है वहाँ पे। ये कौन है बंदा, इंडियन एम्बेसडर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन एम्बेसडर। और इसके साथ हो सकता है 2-3 बंदे और हो जो इसकी हेल्प के लिए गए हुए हों। तो मान लीजिए 2 बंदे और हैं इसके साथ में, तो टोटल 3 बंदे गए हुए हैं अम्बेसी के अंदर। क्या करने गए हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं कि अमेरिका के अंदर जितने भी भारतीय रहते हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनकी हेल्प करने के लिए गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हर देश की एक दूसरी कंट्री के अंदर क्या होती है, हर देश की एक दूसरी कंट्री के अंदर एम्बेसी होती है। जैसे भारत के अमेरिका में कह सकते हो, जापान में कह सकते हो, कहीं पे हर जगह पे होगी। तो ऐसे दूसरे देशों की हमारे देश में भी होगी, ऐसे तो अमेरिका की भारत के अंदर भी होगी, तो होगी भाई। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, मैंने यहाँ पे लिखा अमेरिका में भारत का दूतावास, कि अमेरिका के अंदर एक बिल्डिंग है, उसमें 2-3 बंदे गए हुए हैं इंडिया से, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था उस दिन भी कि ये जो बंदे अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं ये कहाँ पे रह रहे होंगे, ये तो अमेरिका में रह रहे होंगे 365 दिन या उससे ज़्यादा। तो क्या ये अमेरिका के सामान्य निवासी है, नहीं। उस दिन भी मैंने आपको चीख के बताया था कि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ये भले ही वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन ये वहाँ रहते हुए भी सामान्य निवासी कहाँ के हैं, ये वहाँ रहते हुए भी सामान्य निवासी जो हैं वो भारत के होंगे। ये बात आपको जो है
ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ ये बंदे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया है। अब मान लीजिए इस एम्बेसी के अंदर अमेरिकन भी काम कर रहा है, मान लो कोई ये एक बंदा है, ये अमेरिकन है, ये भी इसके अंदर काम कर रहा है, तो ये कहाँ, ये भी भारत का कहलाएगा? नहीं, ये भारत का नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी अमेरिकन इस इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो अमेरिका का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये बंदे क्यों कहला रहे हैं इंडिया के? क्योंकि ये तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं। भले ही वो दोनों कंडीशन 365 दिन वो वहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक रुचि वहां नहीं है, उनकी आर्थिक रुचि तो इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि वो तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं बस। और ये जो बिल्डिंग है जो अमेरिका के अंदर है, लेकिन अमेरिका में होते हुए भी ये जो एम्बेसी है ये किसका पार्ट मानी जाएगी? ये भारत की जो है घरेलू सीमा का पार्ट मानी जाती है, क्योंकि ये भारत की है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि घरेलू सीमा के अंदर भारत का जो पूरा मानचित्र है वो तो आता ही आता है। इसी तरीके से इसके अलावा पूरा भारत का नक्शा वो, और प्लस पहला मैंने आपको बोला अमेरिका में भारत का दूतावास, तो ऐसे तो भारत में अमेरिका का भी दूतावास होगा, मतलब भारत में अमेरिका की बिल्डिंग होगी, तो होगी, है, बिल्कुल है। और उसके अंदर अमेरिकन आए हुए होंगे जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करने आए होंगे, तो वो किसकी घरेलू सीमा है? वो अमेरिका की घरेलू सीमा होगी, ना कि भारत की। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से घोल के पी जाना है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपको अगर घरेलू सीमा का ये दूतावास वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से घोल के पी जाना है। अगर अमेरिका की बिल्डिंग भारत में है तो वो अमेरिका की घरेलू सीमा है, भारत की नहीं है। भारत की घरेलू सीमा वो होगी जो भारत की एम्बेसी दूसरे देशों में है, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पे भी हो, वो होगी भारत की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, ये तो हो गया एक दूतावास वाला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर मान लीजिए कोई भी दो देश ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी दो देश ले लीजिए। मान लीजिए एक ले लिया हमने जापान, एक हमने ले लिया कोरिया, ठीक है, एक हमने ले लिया जापान और एक हमने ले लिया कोरिया, ठीक है। तो जापान और कोरिया के बीच जितने भी, मान लीजिए जापान और कोरिया के बीच, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जापान और कोरिया के बीच मान लीजिए जितनी भी शिप से चल रही है, या जितने भी मान लीजिए एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, जितनी भी शिप से चल रही हैं, जितनी भी एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, दो देशों के बीच, एक जापान है, कोरिया है, तो अगर ये शिप और अगर ये एयरक्राफ्ट किसी भारतीय का है, मतलब कि अगर इसका जो ओनर है वो भारतीय है, कोई भारतीय बंदा इस शिप को, इस एयरक्राफ्ट को अगर चला रहा है, तो ये किसकी घरेलू सीमा के अंदर काउंट किया जाएगा? ओनर भारतीय होना चाहिए। अगर ओनर भारतीय है तो भाई ये जो है भारत की घरेलू सीमा जो है मानी जाएगी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ओनर मैटर करता है। अगर ओनर भारतीय है तो है, जैसे कि लाइक एक और ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है और मान लीजिए क्या कहते हैं कनाडा है। इंग्लैंड और कनाडा दो देश हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड और कनाडा के बीच क्या होता है? इंडियन एयरलाइंस चलती है। क्या चलता है? इंडियन एयरलाइंस चलती है। तो ये किसकी है? ओनर कौन है इसका? इसका जो ओनर है वो भारतीय है, तो भाई ये किसकी घरेलू सीमा के अंदर काउंट किया जाएगा? ये भारत की घरेलू सीमा के अंदर काउंट किया जाएगा। तो अगर दो देशों की आपसी सहमति से जितनी भी शिप्स, जितने भी एयरक्राफ्ट, जितनी भी एयरलाइंस वगैरह, जो भी चल रहा है हवाई जहाज वगैरह, अगर उसका ओनर भारतीय है तो वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर काउंट किया जाएगा। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, ठीक है। और समझिए, जितनी भी क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं नाव वगैरह कह लीजिए, नाव यहाँ पे लिख देते हैं, नौकाएं लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नौकाएं का मतलब नाव वगैरह। तो जितने भी जो फिशिंग करते हैं बंदे, ठीक है, फिशिंग वगैरह जो करते हैं और बड़े बड़े महासागरों वगैरह के अंदर क्या करते हैं, वहाँ से तेल वगैरह, प्राकृतिक गैस वगैरह निकालने का काम करते हैं। तो अगर कोई भी बंदा जो हिंद महासागर वगैरह में या कहीं पे भी
नौकाएं वगैरह चला रहा है, प्राकृतिक गैस, तेल वगैरह ये सब निकालने के लिए काम कर रहा है, और अगर वो भारतीय है, ओनर मैटर करता है तीनों चीज़ों में, अगर वो भारतीय है तो भाई वो किसकी घरेलू सीमा का पार्ट मानी जाएगी? वो भी भारत की घरेलू सीमा का पार्ट मानी जाती है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब जो ये घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट है, जो ये घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट है, इसका लिंक केवल भारत के नक्शे से नहीं है। भारत का नक्शा तो है ही, इसके अलावा 3-4 चीज़ें और हैं जो मैंने आपको अलग से बताई है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, अमेरिका में भारत का दूतावास, 2 देशों की आपसी सहमति से जितने भी शिप्स, एयरक्राफ्ट ये चल रहे हैं, या जितनी भी नाव वगैरह चल रही हैं जो प्राकृतिक गैस, तेल वगैरह ये सब निकालने का काम कर रहे हैं, भारतीय ओनर भारतीय होना चाहिए। अगर इन सब का ओनर भारतीय है, चाहे वो नाव हो, शिप हो, एयरक्राफ्ट हो या रिक्स हो, कुछ भी हो, अगर इनका ओनर भारतीय है तो वो भाई भारत की घरेलू सीमा में काउंट करा जाता है। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हम अपने मीनिंग पे आ जाते हैं। उसने बोला कि घरेलू आय का क्या मतलब होता है? कह रहा है भाई घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ होता है, चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई हो या वो गैर निवासी द्वारा अर्जित की गई हो। अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक जरा बात को समझना है। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास के अंदर राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई, और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के क्या बताया था कि भाई राष्ट्रीय आय के लिए बंदा मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करती है। अगर आपको याद है तो कि बंदा सामान्य निवासी होना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके पैसा कमाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी कोने में कमाए दुनिया के उस किस्में, अगर वो भारत का सामान्य निवासी है तो वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। राष्ट्रीय आय के लिए बंदा मैटर करता है। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करते हैं घरेलू आय की, तो घरेलू आय में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई एक घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा में सर्जित कारक आय का कुल जोड़ होती है, चाहे वो सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई हो या गैर निवासी द्वारा। कह रहा है बंदा कोई भी हो, बंदा मेरे लिए मैटर नहीं करता, चाहे वो भारत का सामान्य निवासी है या वो भारत का सामान्य निवासी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि चाहे बंदा ये हो चाहे बंदा ये हो, अगर ये दोनों बंदे भारत की घरेलू सीमा में रहकर अगर इनकम अर्न करेंगे। घरेलू सीमा क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई ये जो है ये पूरा भारत का मैप और ये सारी की सारी चीज़ें इस एरिया के अंदर रह के, इस बाउंड्री के अंदर रहकर जितनी भी आय अर्जित करेंगे ये दोनों बंदे एक साल के अंदर अंदर जितनी भी कारक आय अर्जित करेंगे, अगर मैं उनको जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा? तो वो जो है भाई घरेलू आय बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है कि घरेलू आय के लिए जो है ना, घरेलू आय के लिए जगह मैटर करती है। जगह, आपको ये बात घोल के पी जानी है कि भाई यहाँ पे जो है जगह मैटर करती है, यहाँ पे जो है जगह मैटर करती है, यहाँ पे जो है ना व्यक्ति मैटर नहीं करता। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो मैटर नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्यक्ति तो चाहे सामान्य निवासी हो या व्यक्ति जो है वो चाहे गैर निवासी हो, व्यक्ति जो है चाहे सामान्य निवासी हो, व्यक्ति चाहे गैर निवासी हो, दोनों में से कोई भी हो, घरेलू आय कहता है मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्य है तो भी ठीक है, गैर निवासी है तो भी ठीक है, अगर उसने भारत के अंदर रह के इनकम को अर्न किया है तो वो भारत की घरेलू सीमा में अर्जित किया है तो वो भारत की घरेलू आय है। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या कहता है? राष्ट्रीय आय कहता है नहीं जी नहीं, मैं नहीं खेल रहा ऐसे। राष्ट्रीय आय कहता है जी मेरे लिए तो बंदा मैटर करता है, मेरे लिए जगह मैटर नहीं करती। दुनिया के किसी भी कोने से कमाओ, अगर आप भारत के सामान्य निवासी हो तो आप तो जो है भाई भारत के राष्ट्रीय आय में काउंट किए जाओगे। तो क्या होती है बस बंदा और जगह, कहाँ अर्न करी और किसने अर्न करी, यही दोनों मेन डिफरेंस है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में, जिसको मैं अगली वीडियो में जो है कवर करने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छे से, पहले मैंने आपको राष्ट्रीय आय समझाया है, मैंने आपको घरेलू आय समझाया है,
पहले इस दोनों वीडियो को बहुत ही अच्छे से जो है आपको कवर कर लेना है कि क्या होती है राष्ट्रीय आय, क्या होती है घरेलू आय, कारक आय, सामान्य निवासी, गैर निवासी, घरेलू सीमा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। तब जाके अभी हम नेक्स्ट वीडियो में घरेलू आय राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर दोनों ये कैसे डिफरेंट होते हैं। तो आपको बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।